नमस्कार बच्चों। आज हम बीए थर्ड ईयर ज्योग्राफी स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक लेंगे, भारत की अपवाह प्रणाली। अर्थात भारत के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियों की अपवाह प्रणाली क्या है और उनका प्रवाहित जल किन किन दिशाओं में प्रवाहित होता है। अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम क्या क्या मीनिंग होगा? किसी नदी या उसकी सहायक धारा यानी उसकी सहायक नदियाँ, किसी प्रमुख नदी या उसकी सहायक धाराओं द्वारा विभिन्न जल प्रवाह की एक विशेष व्यवस्था है। यह एक तरह का जाल तंत्र या नेटवर्क है जिसमें नदियाँ एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनाती है। किसी नदी में मिलने वाली सारी सहायक नदियाँ और उस नदी बेसिन के अन्य लक्षण मिलकर उस नदी का अपवाह तंत्र बनाते हैं। देखिए, तंत्र का मतलब जाल, अपवाह का मतलब जो अपवाहित पानी है, जल है, उसके द्वारा किस प्रकार का एक जाल बनता है उसी को बोलेंगे अपवाह तंत्र। तो एक प्रमुख नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं या छोटी धारा हैं, उनको मिलाकर जो एक आउटलाइन बनती है, जो एक रूपरेखा बनती है, उसी को हम बोलेंगे अपवाह तंत्र। जैसे किसी नदी का ले लिया, गंगा नदी का अपवाह तंत्र। तो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां जिन जिन क्षेत्रों से जल को विभिन्न धाराओं के माध्यम से विभिन्न उप नदियों और सहायक नदियों के माध्यम से लाकर प्रमुख नदी में प्रवाहित करेगी, तो वो उसका कहलाएगा अपवाह तंत्र। अब देखिए, भारत की अपवाह प्रणाली को हम प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटते हैं कि संपूर्ण देश का, संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का जल किन किन माध्यमों से किस किस दिशा में प्रवाहित होता है। तो एक है हिमालय अपवाह, दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह और तीसरा है आंतरिक या अंतःस्थलीय अपवाह। अब देखिए, हिमालय अपवाह का मतलब जो हमारा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वो जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है जिसको हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी कहते हैं, उस हिमालय पर्वतीय प्रदेश पर जितना भी जो बरसात का जल या जो हिम जल है पिघल कर जो नदियों का रूप बनता है, उस क्षेत्र से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की नदियों का अध्ययन हम हिमालय अपवाह में करेंगे। इसी प्रकार दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, उस प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और पूर्व तट की ओर बहने वाला जल इस प्रायद्वीपीय अपवाह के अंतर्गत आएगा। और तीसरा है, एक विशेष रूप है आंतरिक या अंतःस्थलीय अपवाह। आंतरिक या अंतःस्थलीय अपवाह में उन जल धाराओं को, उन नदियों को शामिल करते हैं जिनका जल किसी बड़े समुद्र का या किसी बड़े सागर का हिस्सा न बनकर स्थानीय स्तर पर कोई तालाब है या कोई मरुस्थलीय इलाका है, उसमें ही वो पानी रुक जाता है, यानी प्रमुख किसी सागर का हिस्सा नहीं बने, तो वहाँ की जो अपवाह प्रणाली है वो आंतरिक या अंतःस्थलीय अपवाह प्रणाली कहलाएगी। जैसे हमारे उत्तरी पश्चिमी भारत में मौजूद थार का मरुस्थल, पश्चिमी राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है, वहाँ पर अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर अनेकों छोटी मोटी नदियाँ निकलती है और वो किसी प्रमुख नदी का हिस्सा न बनकर उस थार के रेतीले मैदान में ही गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, तो वो एक आंतरिक अंतःस्थलीय अपवाह प्रणाली का उदाहरण माना जाएगा। अब देखिए, हिमालय अपवाह प्रणाली को भी प्रमुख नदियों के आधार पर तीन प्रमुख नदी तंत्रों में विभक्त करेंगे। जैसे सिंधु नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा जो निर्मित जाल है उसको सिंधु नदी का अपवाह तंत्र कहेंगे। इसी प्रकार जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित जाल को गंगा नदी का अपवाह तंत्र कहेंगे। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक और उपसहायक नदियों के द्वारा निर्मित और अपवाहित जल से निर्मित जाल को ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार में चूंकि संपूर्ण प्रायद्वीपीय भूभाग का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, इसलिए लगभग 90% जो पानी है वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरता है और यहाँ सबसे ज्यादा नदियों की संख्या भी है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और एक हो जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ये प्रमुख जो नदियाँ हैं इनका जिक्र हम अगले स्लाइड में करेंगे। तो आपको दिमाग में रखना है कि भारत की अपवाह प्रणाली को हम तीन प्रमुख भागों में बांटेंगे और उसके वापस उप विभाग हो जाएंगे। अब देखिए, ये भारत के अपवाह नदी तंत्र का एक नक्शा दिया हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे एक ये जो ब्लू कलर की लाइन है,
इस नक्शे में ब्लू कलर की लाइन है, उत्तर से लगा के दक्षिण तक पूरा आप देखेंगे यहाँ से ये लाइन ब्लू कलर की, ये है भारत की जल विभाजक रेखा बोलते हैं इसको। जल विभाजक रेखा एक ऐसा उच्च पर्वतीय या पठारी क्षेत्र होता है जो किसी क्षेत्र के पानी को, जल को दो अलग अलग दिशाओं में विभाजित करता हो, उसको बोलते हैं जल विभाजक रेखा। तो ये आप देखेंगे ब्लू लाइन, इस ब्लू लाइन के पूर्व में, ये वाले भाग में, इस ब्लू लाइन के पूर्व में ये वाला भाग है पूरा का पूरा। यहाँ पर इस लाइन के इधर वाला पानी इस बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होगा और इस जल विभाजक रेखा के जो ये पश्चिम वाला भाग है पूरा का पूरा, इसका संपूर्ण पानी विभिन्न नदियों के माध्यम से अरब सागर में प्रवाहित होता है। अर्थात एक ये जल विभाजक रेखा से ये हमें पता चलता है कि भारत के कितने क्षेत्रफल का पानी किस ओर प्रवाहित होता है। अब देखिए ये हिमालय में जो शिवालिक पर्वत श्रेणी से शुरुआत होकर ये जो अरावली पर्वतमाला यहाँ है, इसके समानांतर होते हुए ये मध्य भारत में जो मध्य प्रदेश में विंध्यन पर्वत श्रेणी से होते हुए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के सारे पूरा का पूरा जो हमारा सह्याद्री वाला भाग है, पश्चिमी घाट जिसको बोलते हैं, इस पश्चिमी घाट के सारे ये जल विभाजक रेखा ठेठ कन्याकुमारी तक जाती है। तो ये जो वाटरशेड लाइन है, जल विभाजक रेखा है, ये भारत के अपवाह प्रणाली को मोटे तौर पे दो रूपों में विभाजित करती है। एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला जल और एक अरब सागर में गिरने वाला जल। वापस देखिए ये भारतीय प्रवाह तंत्र को बताया गया है, मैंने पहले जिक्र किया है इसका। हिमालय प्रवाह यानी हिमालय का अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र और अंतः प्रवाह या अंतः स्थलीय प्रवाह तंत्र। अब देखिए हिमालय प्रवाह तंत्र में एक तो सिंधु अपवाह, गंगा अपवाह, ब्रह्मपुत्र अपवाह, प्रायद्वीपीय में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अंतः स्थलीय प्रवाह में एक तो ऐसी नदियां जो किसी स्थानीय झील में अपना पानी गिराती हो और दूसरी मरुस्थल के रेतीले भाग में समाप्त होने वाली नदियां। अब देखिए ये खास करके हम प्रायद्वीपीय अपवाह प्रणाली की बात करें तो चूंकि जो हमारी जल विभाजक रेखा है, जो इस पश्चिमी घाट के सारे मैंने बताई थी आपको, ये इस प्रकार से हो गई विंध्यन पर्वत से होते हुए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को पार कर जो हमारा पश्चिमी घाट है जिसको सह्याद्री भी कहते हैं, इसके सारे ये पूरी की पूरी भारत की जल विभाजक रेखा निर्धारित की गई है। तो इस जल विभाजक रेखा से पश्चिम की ओर की नदियां सारी की सारी पश्चिमी तटीय नदियां या इनको बोल सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो ये प्रमुख नदियां हैं पश्चिम भारत की। कौन कौन सी, इधर से देखिए साबरमती है, भादर है, सतरंजी है, माही नदी है, नर्मदा है, तापी। ये नर्मदा और तापी दो प्रमुख नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। मैंने आपको पहले बताया था कि इस प्रायद्वीपीय, इस संपूर्ण प्रायद्वीपीय का जो ढाल है वो उत्तर पश्चिम से इधर दक्षिण पूर्व की ओर है, लेकिन नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जो अपने ढाल के विपरीत दिशा में बहती है। इसका कारण है क्योंकि यहाँ पर एक भ्रंशोत पर्वत का ये उदाहरण मिलेगा आपको। विंध्यन पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य में नर्मदा जो भ्रंश घाटी का यहाँ निर्माण हुआ है वो ढाल के विपरीत दिशा में बहती है। फिर सतपुड़ा और यहाँ पे सतपुड़ा है और सतपुड़ा और यहाँ अजंता पर्वत श्रेणी है, इसके मध्य एक भ्रंश घाटी है। इस भ्रंश घाटी में तापी नदी प्रवाहित होती है। तो नर्मदा और तापी दो ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय ढाल के विपरीत दिशा में बहती हुई अरब सागर में अपना पानी गिराती है। ये काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अन्य कोई छोटी मोटी नदियां हैं जैसे मांडवी है, ये जवारी है, गोवा में प्रमुख मांडवी नदी है, शरावती है। इस शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसको हम गांधी सागर या घरसोप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात भी कहते हैं वो इसी शरावती नदी पर है। गंगावेली है, पेरियार है, भारत पूजा है, ये प्रमुख जो पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियां और अरब सागर में अपना पानी गिराती है। चूंकि पश्चिमी घाट जो हमारा सह्याद्री पर्वत श्रेणी है जो इस जल विभाजक का निर्धारण करती है, ये जल विभाजक जो ये लाइन है ये एकदम पास में है किसके, पश्चिमी तट से और अरब सागर से, जिसके कारण इन नदियों की एक तो लंबाई
कम है और नदियों की लंबाई कम होने के कारण इसमें ज्यादा अवसाद की मात्रा नहीं रहती और अवसाद की कमी के कारण पश्चिमी तट की चौड़ाई भी बहुत ही कम है। इसके वनस्पति जो हमारा पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट की चौड़ाई अत्यधिक है। इसका प्रमुख कारण ये है कि यहाँ की जितनी भी नदियां हैं उनकी लंबाई पश्चिमी तट की नदियों की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण इसमें अवसाद की मात्रा भी ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा है और इसने संपूर्ण अवसाद को इस तटीय क्षेत्र यानी कि जो पूर्वी तट हमारा पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी का तट के मध्य का जो भाग है, उस मध्य के भाग में इन्होंने अपने अवसाद और निक्षेप को जमा कर दिया, जिसके कारण एक काफी चौड़ा, उपजाऊ और समतल पूर्वी तटीय मैदान का विकास हो सका। जैसे इस पूर्वी तटीय मैदान को यहाँ पर कोरोमंडल तट भी कहते हैं, उड़ीसा में उत्तरी सरकार भी कहते हैं। इसी प्रकार पश्चिमी तट के भी अलग अलग नाम होंगे, मालाबार केरल में कहते हैं, मालाबार के बाद कोंकण है। इस प्रकार के आपको उनके स्थानीय नाम तटीय मैदान में मिलते हैं। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियां हैं, जिसमें एक तो हुगली, ये हुगली नदी गंगा का ही उपभाग है। चूंकि गंगा नदी पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में एक फरक्का डैम बना हुआ है, उस फरक्का डैम से सीधी जो धारा है वो तो गंगा के नाम से चली जाती है बांग्लादेश में और पद्मा नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, लेकिन दक्षिण की धारा हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। फिर ये छोटा नागपुर पठार और यहाँ से एक निकलती है दामोदर, झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी है। एक समय था जब दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता था, यानी बंगाल में अत्यधिक मात्रा में बाढ़ से परेशानी का सामना इस दामोदर नदी के कारण होता था, इसलिए बंगाल का शोक किसको कहा जाता था? दामोदर नदी को। लेकिन वर्तमान में इस दामोदर नदी पर अनेक छोटे मोटे डैम बना दिए, जिसके कारण अभी बाढ़ की समस्या नहीं रहती। फिर स्वर्ण रेखा नदी है, ब्राह्मणी नदी है, वैतरणी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा नदी है, पेन्नार है, कावेरी है, वेगई है, ताम्रपर्णी, ये प्रमुख अनेकों नदियां जो पूर्वी तट पर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो आपने देखा कि वास्तव में दक्षिण भारत के अपवा प्रणाली की बात करें तो इसका अधिकतर पानी अपने ढाल के स्वभाव का अनुसरण करते हुए अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। केवल कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट के ढाल का अनुसरण करते हुए अपना पानी अरब सागर में गिराती है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि दो प्रमुख नदियां जो नर्मदा और तापी नदी हैं, वो अपने ढाल के विपरीत दिशा में बहती हुई अपना पानी अरब सागर में गिराती है।